कर प्रिय बच्चों, हमने देखा कि लेखिका लायुंग से कटाओ की ओर बढ़ने को तैयार हैं। उन्हें जानकारी मिली कि कटाओ में उन्हें शर्तियाँ बर्फ़ मिल जाएगी, तो इसी आशा में वो लोग कटाओ के लिए प्रस्थान करते हैं। तो देखिए, उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाओ की ओर। कटाओ का रास्ता खतरनाक और धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत। सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मुँह टले। ये कटाव के रास्ते की भयावहता का वर्णन है। कटाव बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ पहुँचने का रास्ता बड़ा ही विकट है। लेखिका यही बताना चाह रही है कि वो रास्ता इतना अधिक बर्फीला और उसके ऊपर पहाड़ और बहुत ही सकड़ा रास्ता। एक क्षण की चूक भी जो है मनुष्य की ज़िंदगी खत्म करने के लिए पर्याप्त है। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड इतनी ऊंचाई पर नहीं था और नहीं इतना सुंदर। कहने का अर्थ यही है कि कटाओ बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही मनमोहक भी है। हम कटाओ के करीब आ गए थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ के ढके पहाड़ दिखने लगे। जीप पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे आधे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर रह गई और कहीं पर वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ़ है। लगता है रात में गिरी है ये बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हम पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन की झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकालकर दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोच्छो, मतलब बहुत ही अच्छा। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया संधे मलाई सताउच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चौं और बिखरा यह सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगने लगी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सब सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ़। ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे। मेरे पाँव झनझन करने लगे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए हों। ख्वाहिश हुई कि बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ़ पे पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांगू की लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या, एक दुकान भी नहीं थी। लेखिका बता रही हैं कि कटाऊ जो है मानवीय हस्तक्षेप से अछूता है, अतः वहाँ पे उन्हें बर्फ़ पर पहनने वाले जूते नहीं मिल पाए। दनादन फ़ोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशकर मुझे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। ये उस प्राकृतिक सौंदर्य की निर्मलता का एहसास लेखिका अपने अंदर कर रही हैं
और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह गया था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति प्रति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह करती है, गर्मियों में पानी के रूप में त्राही त्राही मचाती है। तो ये जल शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। लेखिका यहाँ आकर के बहुत ही अभिभूत महसूस करती है और वह अपनी सखी से बात भी करना चाहती है, लेकिन उनकी सखी कुछ और ही जो है विचार भावों में उलझी हुई है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदरतापूर्ण वर्णन यहाँ किया गया है।